हेलो गाइस, स्वागत है आपका एसएससी पाथ में। आज हम देखेंगे एसएससी एग्जाम्स में मौर्य एम्पायर या फिर मौर्य साम्राज्य से आए क्वेश्चंस को, जो कि एसएससी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, टीसीएस द्वारा पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने यूनानियों को भारत से खदेड़ा दिया था? किसने यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से खदेड़ दिया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर किसके सेनापति थे? तो सिकंदर के। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। तीसरा है हमारा, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। मतलब अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य थे। ठीक है। 4 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला था? तो सिंधु नदी तक फैला था। कहाँ तक? सिंधु नदी तक फैला था। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य शिक्षा के किस केंद्र से जुड़े थे? तो तक्षशिला से जुड़े हुए थे। कौन? चाणक्य। 6 नंबर, पांडुलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? पांडुलिपियां मतलब होता है मनुस्क्रिप्ट्स, जो कि हस्त लिखित होता है, हाथ से लिखा हुआ जो रहता है। ठीक है। तो क्या पूछ रहा है? मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो आर शाम शास्त्री। आर शाम शास्त्री। रुद्रपटन शाम शास्त्री नाम है इनका पूरा। रुद्रपटन शाम शास्त्री। ये क्या थे? ये कौटिल्य, क्या मतलब चाणक्य के जो अर्थशास्त्र था, इसका खोज किए थे, मतलब इसको ढूंढे थे। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो राजनीतिक शिल्प, राजनीतिक राज्य शिल्प से संबंधित है। किससे? राजनीतिक से, राजनीति से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया था। 9 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज जो था, चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज ने किसकी रचना की थी? तो इंडिका की रचना की थी। 10 नंबर, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान डैश में अशांति थी? तो तक्षशिला में बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशांति थी। 11 नंबर, बिंदुसार ने डैश में विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था? तो तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए अपने बेटे अशोक को भेजा था। अशोक कितने नंबर के राजा थे? तो 3rd नंबर के राजा थे। पहले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड बिंदुसार, और तीसरे कौन थे? अशोक थे। नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर, अशोक किस वंश का राजा थे? अशोक मौर्य वंश के राजा थे। 13 नंबर, सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उन्हें प्रभावित किया था? तो करुवाकी। करुवाकी जो थी वो सम्राट अशोक की पत्नी थी। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो अशोक ने लड़ा था। किसने? अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। 15 नंबर, मौर्य वंश में कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध हुआ था। कौन सा? कलिंग का युद्ध, 261 ईसा पूर्व। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है एसएससी में। 16 नंबर, किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन आया था? तो कलिंग के युद्ध के बाद
उनके प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन देखने को मिला था। 17 नंबर, अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के जनहानि का उल्लेख किया है और युद्ध के त्याग की घोषणा की है? तो शिलालेख, 13वां शिलालेख जो था उसमें इस युद्ध के बारे में और इसमें जो जनहानि हुआ था उसके बारे में उसमें बताया है। किसमें? शिलालेख, 13 शिलालेख में, 13वां जो शिलालेख था उसमें। टोटल कितना शिलालेख था? तो 14 शिलालेख टोटल था। कितना? 14। 18 नंबर, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु कौन था? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाले भिक्षु का नाम क्या था? उपगुप्ता। उपगुप्त। 19 नंबर, अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ब्राह्मी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है अशोक के शिलालेखों में। नेक्स्ट है हमारा 20 नंबर, अशोक के साम्राज्य के किस भाग में उसके शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखी गई थी? तो उत्तर पश्चिमी भाग में। उत्तर पश्चिमी भाग में जो अशोक के शिलालेख थे वो खरोष्ठी लिपि में लिखी हुई पाई गई थी। 21 नंबर, अशोक के अधीन मौर्य राजशाही का अशोक के अधीन मौर्य राजशाही का सबसे सटीक विवरण क्या होगा? तो क्या होगा? प्रबुद्ध निरंकुशता। प्रबुद्ध निरंकुशता, इनलाइटेनेड डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म, प्रबुद्ध निरंकुशता। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यह होता है कि जो प्रजा के बारे में सोचता हो, जो जन कल्याण के लिए कार्य करता हो, उसी को क्या कहते हैं? प्रबुद्ध निरंकुशता कहते हैं, इनलाइटनेड डेस्पोटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 22 नंबर, सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवर कौन से हैं? सारनाथ स्तंभ पर उकेरे गए जानवर कौन से हैं? तो हाथी, पूर्व में, पश्चिम में घोड़ा, उत्तर में सिंह और दक्षिण में बैल। उकेरे गए मतलब, उकेरना का मतलब हुआ कोई नुकीले चीज से किसी पत्थर पे या कोई लकड़ी पर कोई चीज का नक्शा तैयार करना या फिर कोई चीज लिखना या फिर बनाना। 23 नंबर, भारत सरकार ने किस शासक से अपने प्रतीकों को उधार लिया और अपनाया है? तो अशोक। किससे? अशोक के। 14 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो 24 तीलियां होती है। 25 नंबर, मौर्य प्रशासन के तहत शीताध्यक्ष किसके प्रभारी अधिकारी थे? तो कृषि के। 26 नंबर, तीन अलग अलग कालों अर्थात मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल के शिलालेखों द्वारा एक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में, प्रयागराज में स्थित है। 27 नंबर, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का पुत्र अशोक। नेक्स्ट, कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा बने। नेक्स्ट है हमारा 29, अशोक ने पूरे देश में बौद्ध धर्म का प्रसार कैसे किया? तो धर्म महामात्रों को भेजकर, जो बौद्ध धर्म के जानकार थे उनको भेजकर, धर्म महामात्रों को भेजकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। 30 नंबर, सबसे प्रसिद्ध मौर्य शासक कौन था? तो अशोक थे। 31, सबसे पहले किस मौर्य शासक ने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था? तो अशोक ने शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था। किसने? अशोक ने। 32, किसने मूल रूप से प्रसिद्ध बौद्ध सांची स्तूप का निर्माण किया था? तो अशोक ने। नेक्स्ट है हमारा 33, देवनम पिया और पियादस्सी के नाम से किसे जाना जाता था? तो अशोक को जाना जाता था।
34। विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतकर विजय का त्याग कर दिया था? कलिंग युद्ध जीतकर विजय का त्याग कर दिया था, तो अशोक थे। नेक्स्ट है हमारा 35। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार। कौन? बिंदुसार। नेक्स्ट है हमारा 36। धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। धनानंद कौन था? नंद वंश था, नंद वंश का राजा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। थर्टी सेवन। यूनानी इतिहासकार राजदूत मेगास्थनीज ने यूनानी इतिहासकार राजदूत मेगास्थनीज ने चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। कौन? मेगास्थनीज ने। 38। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान समाज कितनी जातियों में विभाजित थी? तो 7 जातियों में विभाजित थी। 39। भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य राजा अशोक द्वारा किया गया था। तो धमेक जो स्तूप था उसका निर्माण किया गया था अशोक के द्वारा। कहाँ पे? सारनाथ में। 40 नंबर। अशोक ने किसकी प्रचार करके अपने साम्राज्य को एक साथ रखने की कोशिश की थी? तो धम्म की प्रचार करके। धम्म की प्रचार करके। 41। अशोक ने धार्मिक अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें धम्म महात्मा कहा जाता था। जिन्हें जिन्हें धम्म महामता जिन्हें धम्म महामता कहा जाता है। 42। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में तक्षशिला विद्यालय जो था स्थित था। 43। उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख किस राजा ने खुदवाया था? तो खारवेल राजा जो थे वो उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख जो किस राजा ने खुदवाया था? तो खारवेल ने। नेक्स्ट है हमारा 44। राजा खारवेल प्राचीन भारतीय राजा जिनकी जीवनी प्रसिद्ध हाथी गुफा शिलालेख में पाई गई। कहाँ से शासन किया? तो कलिंग से शासन किया, मतलब कलिंग पर शासन किया था। तटीय ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था? तो तटीय ओडिशा का प्राचीन नाम कलिंग था। पहले तटीय उड़ीसा को किस नाम से जाना जाता था? तो कलिंग नाम से। 46। अशोक के शिलालेखों में कौन सी जानकारी मिलती है? तो जीवन कहानी, आंतरिक नीति और विदेश नीति मिलती है। नेक्स्ट है हमारा 47। भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं, बर्बार गुफाएं किस काल की हैं? तो मौर्य साम्राज्य की ये सब है। कौन? रॉक कट गुफाएं, बर्बार गुफाएं जो हैं मौर्य साम्राज्य काल की हैं। 48। कौन से स्तंभ रॉक स्तंभ को दर्शाते हैं? तो मौर्य स्तंभ जो है वो रॉक स्तंभ को दर्शाता है। 49। मौर्य काल में डैश केवल राज्य का अधिकार था? तो मौर्य काल में खान केवल राज्य का अधिकार था। 50 नंबर। अशोक का जौगरा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो अशोक का जौगरा शिलालेख ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में स्थित है कौन सा? जौगरा शिलालेख। 51। उस राज्य का नाम क्या है जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में प्राप्त हुआ था? तो पाटलिपुत्र जो था वो लिच्छवियों से दहेज में प्राप्त हुआ था। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम को। 52। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी।
53, भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में मौर्य वंश से किसे नहीं अपनाया गया है? तो सत्यमेव जयते को मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया है। 54, सारनाथ में एक स्तंभ के शीर्ष पर रखे गए सिंह जिसे हम अपने नोटों पर देखते हैं, मूल रूप से किस सामग्री पर उकेरे गए थे? तो जो जो सिंह मतलब लायन का जो फोटो है वो पत्थर पर उकेरा गया था, मतलब कि पत्थर पे वो बनाया गया था, जो सिंह का चित्र था। 55, श्रीलंका में सम्राट अशोक के समकालीन शासक कौन थे? तो 30 जो थे श्रीलंका में सम्राट अशोक के समकालीन शासक थे। 56, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो वृहद्रथ। वृहद्रथ जो थे वो पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन थे? बृहद्रथ। और पुष्यमित्र शुंग कौन थे? बृहद्रथ के मंत्री थे। 57, बिहार के दीदारगंज में पाई गई प्रसिद्ध चौड़ी धारक मूर्ति को किस काल से संबंधित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो मौर्य काल से संबंधित है ये। क्या? बिहार के दीदारगंज में पाई गई प्रसिद्ध चौड़ी जो धारक मूर्ति है वो मौर्य काल से संबंधित है। 58, डैश में सुदर्शन झील मौर्यों के शासन के दौरान निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था। तो गुजरात में सुदर्शन जो झील है, गुजरात में जो सुदर्शन झील है वो मौर्य के शासनकाल के दौरान निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था। 59, डैश मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी थी? तो तौसाली जो था मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी थी। तो यहाँ पर समाप्त होता है मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो मिलेंगे फिर कोई न्यू वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू।